हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आप लोगों के आज के सेशन का चालू करते हैं। आज के सेशन है 2012 का पेपर है। ये सीटेट का है जो आप लोगों की फर्स्ट सेकंड में दोनों में काम आएगा, यानी कि 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 8 तक। इसके लिए पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर है। तो पहले आज शुरुआत करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, संस्कृत का चैप्टर। जब इसको पूरा क्लियर कर देंगे, पूरा पढ़ा देंगे, तो फिर उसके बाद आप लोगों को पूरा संस्कृत ही पढ़ाएंगे। केवल संस्कृत के सारे पेपर सॉल्व करवाएंगे, या तो बीच बीच में टाइम मिलता रहेगा तो उसको भी देते रहेंगे। आप लोगों को संस्कृत की भी प्रैक्टिस सेट यहीं से मिलती रहेगी। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज के सेशन का, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने के संवर्धित कर सकता है। क्या कर सकता है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने में, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने में, या कह रहा है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने में। तो किसके बारे में कह रहा है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है कब से? तो विकास कब से कब तक शुरू होता है? प्रश्न पूरा देखिएगा। विकास कब से कब शुरू होता है, प्रश्न ये कह रहा है। तो विकास शुरू होता है कब? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व से, या प्रसव पूर्व अवस्था से, या शैशव अवस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास कब से शुरू हो जाता है? प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, भाषिक बुद्धि कहलाती है, या स्थानिक बुद्धि कहलाती है, या स्थानिक बुद्धि कहलाती है। तो क्या कहलाता है? सबसे पहले देखिएगा कि बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है पूछ रहा है? बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं पर, बुद्धि के वितरण पर, या बुद्धि की वृद्धि पर, या बुद्धि और इसमें लैंगिक लिखा है, लैंगिक विभिन्नताओं पर। तो किसके बारे में कह रहा है? बुद्धि के वितरण पर कह रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है कि गहन प्रतियोगिता होती है, या उच्च नैतिक विकास होता है, या समूह में द्वंद्व होता है, या कह रहा है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है कि उच्च उपलब्धि होती है और आत्मसम्मान विकसित होता है। यही कह रहा है क्या? सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटी और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं। जब पूर्व का अधिगम कह रहा है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो यह कहलाता है क्या? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, या कह रहा है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, या कह रहा है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो क्या कह रहा है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, गतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, या भावात्मक व्यवहार है। तो क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं, या कह रहा है वैयक्तिक रूप से सीखते हैं। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे क्या करते हैं? सामान्यतः व्यक्तिगत
रूप से ही सीखते हैं, यानी कि व्यक्तिका के एक दूसरे का विचारों का आदान प्रदान करने से क्या होता है, बच्चे के एक दूसरे की भाषा को समझते हैं और एक दूसरे का आदान प्रदान करने से उनको संज्ञान की बुद्धि ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न कह रहा है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा कहलाती है। तो क्या पियाजे के अधिगम के अनुसार पूछ रहा है कि पियाजे के अधिगम के अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह स्कीमा में घुसता है। क्या होता है? स्कीमा से ही वितरण होता है। किसमें होगा? स्कीमा में, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के द्वारा जोड़ सकें। इससे क्या बढ़ावा हो रहा है, पूछ रहा है। तो इससे क्या बढ़ावा, यह कह रहा ऑप्शन में पुनर्बलन, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण या वैयक्तिक भिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वयंतता है, या किसके बारे में कह रहा है? ज्ञान के सहसंबंध में एवं अंतरण। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिख रहा होगा, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? मॉडलिंग, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी बहुबुद्धि चिंतन से, या कह रहा है, हाँ चारों ऑप्शन हो गए, मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, प्रश्न दिख रहा होगा, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से या किस में अभिप्रेरित है? वैयक्तिक में, अनुभविक में। जैसे कहता है ना कि किसी चीज़ को पाने का लक्ष्य होता है तो अंदर से भावना होती है, अंदर से ही क्या होता है? भावना होती है कि हम इसको करना है, करने के ही दृष्टि से क्या होगा? आंतरिक प्रेरणा मिल रही उसको, अंतर से अभिप्रेरित हो रहा है, मतलब अंदर से हो रहा है। अगला प्रश्न है व्यवहार का करना पक्ष में आता है, क्या है? व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक कोग्निटिव क्षेत्र में, या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या कह रहा सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है। अगला है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में है, कह रहा है। एक मिनट, प्रश्न नहीं दिखा। प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए या शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, या विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, या कह रहा अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, अर्थात पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। या सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, या कह रहा भाषा निर्देशित अधिगम, या प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो पहला ऑप्शन क्या होता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम होता है। तो यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कह रही है? कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों को दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या कह रहा है कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभावतः तनाव बढ़ा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो एक शिक्षिका समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार ही कार्य कर रही है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं एक शिक्षिका अपने शिक्षण में नृत्य, श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि क्या कर रही है? वो शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या कह रही है इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न कह रहा है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता या नैतिक तर्करण, या कह रहा है नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। तो क्या कह रहा है कि नैतिक यथार्थवाद, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को किस सहायता की आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र या मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कह रहा है कि भावात्मक क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने के सुगम बनाने के अतिरिक्त ये क्या भी सहायता करती हैं? दुश्चिंता है, असामाजिकरण है, मूलद्वंद है, आक्रामकता है। तो क्या है? सामाजिकरण है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। केवल बालिका शिक्षा की, ये तो लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत आ जाएगा। जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, ये भी सही लग रहा है, पर कुछ कुछ सही लग रहा है। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे या बगैर बच्चों को शामिल करती है, तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है। सामाजिक, भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों के ध्यान में रखकर कह रही है। यह प्रश्न बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों की भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। तो पहला है आँखों का रंग, पहला ही सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः बीच में डॉट डॉट है कि और संकेत करती हैं। सीटेट में ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न आते हैं। सीटेट का ही प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पूरा मिल रहा है। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, विभिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता या उनके ज्ञान की सीमा, या आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियाँ। तो आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियाँ, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है। अगला प्रश्न है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास सिद्धांत को दर्शाता है। यह विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है? वैयक्तिक भिन्नता, यानी कि दोनों की अलग अलग बुद्धि होगी तो अलग अलग क्या होता है? समावेशी अलग अलग समावेश करती हैं अपनी अपनी बुद्धियों में। तो यही कह रहा है ऑप्शन की यह है वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार है। प्रश्न बिल्कुल पहला ही सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन। तो शारीरिक गठन, शरीर सही रहता है तभी पढ़ने लिखने में मन लगता है। अगला है श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे पहले मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को बढ़ाने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल कह रहा है सही है। अगला है डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया, डिस्प्रेसिया, ये सब आप लोगों को एक वीडियो बनाकर अलग से देंगे। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है? तो पढ़ने संबंधित होती है। क्या? डिस्लेक्सिया, यानी कि पहला ही सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते रहेंगे तब होगी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा तब होगी, या कह रहा है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे तब होगी। तो एनसीईआरटी कोचिंग के लिए बिल्कुल नहीं कहता है।
एनसीईआरटी हमेशा कहता है कि क्या होगा कि खुद पढ़ें, विद्यार्थी टीचर से ही पढ़ेंगे, खुद परीक्षण करेंगे, तब से सबसे ज़्यादा उनको क्षमता मिलेगी। पढ़ने से संबंधित लेकर या अन्य चीज़ों में खुद का काम किया हुआ ज़्यादा समझ में आता है। ये अपनी भाषा में होगा कि खुद का किया हुआ कार्य अधिक ज्ञान प्रदान करता है, तो वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है क्या? लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक संवेदनशीलता या लैंगिक पूर्वाग्रह संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये रहे आज के साइकोलॉजी के यानी कि सीटेट के प्रश्न, शिक्षण से लेकर पूरे A to Z 30 प्रश्न हो गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।